हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट 10 और हमारा टॉपिक है इंटरनल ट्रेड। ओके, इस यूनिट में जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा इंटरनल ट्रेड और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं। होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्रेड। ट्रेड क्या है? हम लोग डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि एक ट्रेडर है, मिडिल मैन है, वो ट्रेड कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो लेट्स सी। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड का मतलब होता है कि आप किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को क्या करोगे, या तो आप परचेस करोगे या आप उसे सेल करोगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये हुआ मेन चीज़ कि आप अगर किसी भी गुड्स को परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, किसी भी सर्विस को आप कंज्यूम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो पीछे जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हमने क्या कमाना है, अर्न करना है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी गुड्स को वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या वो उसका सेल्फ कंजम्पशन कर लेगा? क्या उसने वो प्रोडक्ट खुद के लिए बनाया है? नहीं, उसने प्रोडक्ट बनाया है कि मार्केट में जितना डिमांड है, जितने कस्टमर्स है, उस प्रोडक्ट का डिमांड किया है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया है। जब वो मार्केट में वो प्रोडक्ट जाएगा तो परचेज उसे कौन करेगा? कंज्यूमर परचेस करेगा। तो कंज्यूमर जब परचेस करेगा तो उसका जो अर्न होगा, प्रॉफिट अर्न होगा, वो किसका होगा? वो मैन्युफैक्चरर का होगा। तो ट्रेड रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी बिजनेस कर लो या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर लो, जो इंटेंशन होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट का। हमने प्रॉफिट कमाना है। जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है या किसी ट्रेड को स्टार्ट करता है तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज को अपने ट्रेड में लगाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को वो अपने बिजनेस में इंगेज करता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, लेबर्स है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, फंड्स है, कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ों के साथ उसने अपने ट्रेड या बिजनेस को स्टार्ट किया। जब उसने नंबर ऑफ थिंग्स एक ट्रेड को स्टार्ट करने में लगाए हैं, तो इंटेंशन ये है कि हमने इसी ट्रेड से, इसी व्यापार से हमने क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। तो जब वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो रिकवर कहाँ से करेगा उतने एक्सपेंसेस को जो उसने लगाए हैं? अब जितने लेबर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें टाइम टू टाइम क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। तो वो सैलरी कहाँ से दे पाएगा जब तक वो क्या नहीं कमाएगा? प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो जब तक ट्रेड करने का मकसद पूरा नहीं होगा, क्या ट्रेड हमारा यूज़फुल कहलाएगा? नहीं। ट्रेड हमारा यूज़फुल तभी कहलाएगा जब हम ट्रेड करने का जो मेन मकसद है, इंटेंशन है प्रॉफिट अर्न करना, जब तक हम वो नहीं कर लेते, जब तक बिजनेसमैन वो नहीं कर लेता। बिजनेस तभी रन करेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होगा। एक व्यक्ति है जिसने ट्रेड स्टार्ट किया, जिसको हम ट्रेडर बोल सकते हैं। अगर जो व्यक्ति ट्रेड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्रेडर बोलेंगे। तो जो व्यक्ति ट्रेडर है, अगर उसने किसी गुड्स का प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करना है, वो सेल भी कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, क्या वो अपने बिजनेस को सरवाइव करवा पाएगा? नहीं। बिजनेस को सरवाइव नहीं करा पाएगा तो बिजनेस को ग्रो कैसे करा पाएगा? बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब वो सरवाइव करेगा प्लस वो प्रॉफिट कमाएगा। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में जो ट्रेड का इम्पॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। एज न्यू प्रोडक्ट आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे। आप जब मार्केट विजिट करोगे या कस्टमर जो है जब वो मार्केट विजिट करेगा तब उसे क्या देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड के।
ओके, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट उसे मार्केट को देखने को मिलते हैं, क्वालिटी अलग होता है, प्राइस होता है थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक कस्टमर को मार्केट में देखने को मिलती हैं। आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम्स की हम लोग बात करते हैं, तो जहाँ पर नंबर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या जितनी भी इंटरनेशनल, जिसे हम एमएनसीज बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं जिससे उनका वेस्टेज कम से कम होगा और उनके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। तो मॉडर्न एरा में आप देखोगे कि हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ओके, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। जो प्रोडक्ट हम पहले यूज़ कर रहे थे वो हम आज भी मार्केट जाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन विथ चेंज, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अगर आपने मोबाइल यूज़ किया तो मोबाइल पहले हम लोग कीपैड वाला यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग टच स्क्रीन एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो चेंजेस हुए। मोबाइल का काम वही है, लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम का जो रिक्वायरमेंट है या जो मॉडर्न टाइम में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसी के बेसिस पर क्या बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है ना। तो प्रोडक्ट बनता है एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा समय का रिक्वायरमेंट होता है, और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके मैन्युफैक्चरर जो है उस प्रोडक्ट को बनाता है। अगर वो समय को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा, या वो ये देखेगा कि नहीं हम जो पहले से बनाते चलते आ रहे हैं बस उसी को ही कंटिन्यू करना है, उसमें कोई भी वेरिएशन या चेंजेस नहीं लाना है, अगर वो प्रोडक्ट में वेरिएशन या चेंजेस नहीं लाएगा तो जो कस्टमर है वो किसी और प्रोडक्ट पर ईजिली मूव ऑन हो सकता है। क्योंकि आज के समय पर जो बिजनेस है या जो ट्रेड है वो हर व्यक्ति चाहता है कि क्यों ना मैं ट्रेडर बनूं, क्यों ना मैं प्रॉफिट कमाऊं, क्योंकि उसे ज़्यादा लगता है कि जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स के बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा स्मॉल बिजनेस था, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड किए, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, जिसके तहत हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण वो एक ट्रेडर बन सकता है, एक बिजनेसमैन बन सकता है। ओके, सो ट्रेड जो है वो व्यक्ति कर सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ एवरी डे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो है आर बीइंग डेवलप, यानी हर दिन कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कस्टमर के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है। पहले कि अगर हम लोग बात करते तो पहले जो हमारा एलपीजी से पहले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से पहले जो हमें प्रोडक्ट मिलता था वो इसी देश में बना हुआ प्रोडक्ट मिलता था, यानी हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं थे। ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम उसे दूसरी जगह से ईजिली परचेस करके ला पाते। आप अगर वहाँ विजिट करोगे, आप वहाँ से लोगे तो वो संभव है, लेकिन यहाँ रह करके वहाँ के प्रोडक्ट को परचेस करना ग्लोबलाइजेशन से पहले थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हमें वही प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता था जो यहाँ पर बनता था और कस्टमर को लेना पड़ता था, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस था, जो ट्रेडर थे, वो लिमिटेड थे और वो अपने अनुसार ही प्रोडक्ट को बनाते थे। कस्टमर ने अगर मना भी कर दिया तो कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो एनी हाउ उसे वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ता था। लेकिन आज के समय पर जब ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारा शॉप हो गया है, ये एक प्लेटफॉर्म पर हमको बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स या मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हर एक ट्रेडर को ये ध्यान रखना होगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें हमेशा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, जिससे कस्टमर को क्या मिल पाए,
सेटिस्फैक्शन मिल पाए। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, क्या वो उस प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेगा? नहीं, कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेगा जिसमें उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसका प्राइस रीजनेबल होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ट्रेड हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ट्रेड जो है वो हेल्प करता है किस चीज़ को? गुड्स को प्रोड्यूस करने में और अवेलेबल करवाने में। किसके पास? कंज्यूमर के पास। एट द एंड किसी भी प्रोडक्ट को कौन कंज्यूम करता है? अगर किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है नहीं। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर ने करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें केवल वो प्रोडक्शन अपने लिए कर रहा है, तो वो बिजनेस या ट्रेड नहीं कहलाएगा। ट्रेड वो तभी कहलाएगा जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या किसी सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके पीछे प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन है। यानी हम बिजनेस में उसी के थ्रू क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। और यूज़र जो उसे यूज़ करने वाला, चाहे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें या चाहे हम सर्विसेज के बारे में बात करें, ओके, बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बात करें, गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करें, तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है आज के समय पर। इट मीन्स ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस। ट्रेड ने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। किस चीज़ को? बाधाओं को, हिंड्रेंस कठिनाई को, हिंड्रेंस प्रॉब्लम, कठिनाई, असुविधा जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके, ऑफ पर्सन बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड ने, व्यापार ने किस चीज़ को ख़त्म कर दिया है या किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस बना रहा है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो दोनों के बीच में एक लिंक होता है, ओके। तो उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम मैन्युफैक्चरर ही बोलते हैं, और जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दैट इज़ द अल्टीमेट कंज्यूमर, कस्टमर, यूज़र, उसके लिए। तो दोनों के बीच में वो क्या है? एक लिंक है। तो ट्रेड का डेफिनेशन क्लियर है। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग को, किस चीज़ का? गुड्स और सर्विसेज का। क्या कमाने के लिए? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। आज के टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं या मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे हमें नया नया प्रोडक्ट मिलता है, आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे। हर डे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बन भी रहा है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। जैसा टाइम का रिक्वायरमेंट है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें वेरिएशंस आ रहे। हम बात कर लेते हैं मशीनरी का। तो पहले के समय पे जो अगर हम लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ भी मशीनरी का यूज़ होता था, बहुत थोड़ा ही होता था लेकिन हो रहा था। लेकिन आज के समय पे मशीनरी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या हम वही मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग पहले के समय पे यूज़ करते थे? नहीं, हम लोग वो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें किसी भी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा मिल पाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाए, तो जिसके ज़रिए जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ये ट्रेड का इंटेंशन होता है। नेक्स्ट, ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। हम ट्रेड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इंटरनल ट्रेड, नंबर 2 एक्सटर्नल ट्रेड। तो जब भी क्वेश्चन आए कि ट्रेड को हम लोग किन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या किन 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, तो वी हैव 2 ग्रुप्स या 2 कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो हम लोग इस चैप्टर में जो डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? इंटरनल ट्रेड के बारे में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी इंटरनल ट्रेड है। तो हम लोगों ने ट्रेड का डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड अगर इंटरनल हो रहा है तो वो क्या होता है। ओके, ट्रेड का डेफिनेशन क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल ट्रेड। मीनिंग, इंटरनल ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द बाउंड्री
ऑफ अ नेशन। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इंटेंशन क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ट्रेड का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होता है, एम होता है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ भी जो चीज़ें हो रही हैं, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड में भी क्या हो रहा है? गुड्स को बाई कर रहे हैं या गुड्स को सेल कर रहे हैं, सर्विस को बाई कर रहे हैं या सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या लागू होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। जिस देश में वहाँ पर ट्रेड हो रहा है वो उस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो एरिया है उसी एरिया में अगर बिजनेस होगा तभी हम बोल पाएंगे कि इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है वो बाउंड्री के अंदर हो रहा है। यानी बाउंड्री के अगर बाहर जाएगा तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। अगर इसी एरिया के अंदर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा? बाउंड्री के विदिन, मतलब बाउंड्री के अंदर जो लिमिट एरिया है उस लिमिट एरिया को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। जितना बाउंड्री उस देश का है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है उस एरिया के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड उस बाउंड्री के बाहर होगा या जो लिमिट एरिया उसके बियॉन्ड जाएगा तो वो इंटरनल ट्रेड में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को और हम क्या बोल सकते हैं? तो इंटरनल ट्रेड को हम 3 और नामों से जान सकते हैं: होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। ये ऑप्शंस में पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि इंटरनल ट्रेड को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप होम ट्रेड बोल सकते हो, इनलैंड ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड का और भी दूसरा नाम है। नेक्स्ट, द पेमेंट इन इंटरनल ट्रेड आर मेड इन नेशनल होम करेंसी। अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं यानी इसी देश के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसी देश में गुड्स को सेल आउट किया जा रहा है, यानी ये जो बाउंड्री है इसी के अंदर सारा हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग जो हो रहा है वो इसी बाउंड्री के अंदर हो रहा है। अब जब इसी बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो क्या हम पेमेंट डॉलर में लेंगे? क्या हम पेमेंट दूसरी करेंसी में लेंगे, वो करेंसी जो फॉरेन कंट्री में चलती है? नहीं, हम उसी करेंसी में पेमेंट लेंगे जो करेंसी उस देश में चलता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है? रुपया चल रहा है, तो रुपीज़ में ही पेमेंट होगा, है ना। अगर हम लोग बोले कि अगर हम लोग किसी भी गुड्स को परचेस करते हैं तो सेलर को क्या पे करते हैं? रुपया पे करते हैं। जितना दाम होता है तो रुपीज़ में पे करते हैं। कोई भी सेलर जो है वो किसी गुड्स को सेल आउट करता है तो बायर से वो क्या लेता है? पेमेंट लेता है। क्या वो डॉलर में लेगा? क्या वो यूरो में लेगा? नहीं, वो लेगा रुपीज़ में, जो उस देश का करेंसी है। ओके, आर मेड इन नेशनल होम करेंसी डायरेक्टली। या तो वो डायरेक्टली कैश दे सकता है, अगर उसके पास है तो वो कैश दे सकता है, और थ्रू द नेशनल बैंकिंग सिस्टम, उस देश का जो बैंकिंग सिस्टम है, ओके, या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग जैसे मान लेते हैं, तो जो भी होगा तो नेशनल बैंकिंग सिस्टम के तहत होना चाहिए। या अगर वो डायरेक्टली पे करना चाहता है तो वो डायरेक्टली भी पे कर सकता है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसी देश का करेंसी होना चाहिए। अगर वो करेंसी उसी देश का नहीं होगा तो वो इंटरनल ट्रेड में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल ट्रेड तो यही बोलता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए, विद इन द बाउंड्री एरिया होना चाहिए, या ज्योग्राफिकल लिमिट होना चाहिए, उसी देश का होना चाहिए, और जो पेमेंट होगा वो होम करेंसी में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, इंटरनल ट्रेड इज फ्री कस्टम ड्यूटी। इंटरनल ट्रेड जो होता है वो कस्टम ड्यूटी से फ्री होता है, इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री होता है।
अगर हम लोग किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मंगवाया यूएसए से, तो यूएसए प्रोडक्ट सेल आउट कर देगा इंडिया को, लेकिन उससे पहले उसे ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तभी वो अपने देश में वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएगा। या जो मैन्युफैक्चरर है या जो ट्रेडर है, जो प्रोडक्ट जिसने मंगवाया है, वो तब तक उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेगा जब तक वो ड्यूटी पे ना कर दे, जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस को पे ना कर दे। तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी किसी भी गुड्स पर नहीं लगता, एज गुड्स आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो गुड्स है वो किसका पार्ट है, गुड्स कहाँ बना है, तो गुड्स तो इसी देश में बना है, इंडिया में ही बना है। अब जो प्रोडक्ट इंडिया में बना है वो टैक्सेस पे क्यों करेगा, वो कस्टम ड्यूटी पे क्यों करेगा, वो इंपोर्ट ड्यूटी पे क्यों करेगा। इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स हम तब पे करेंगे जब हम दूसरे देश से अपने देश में प्रोडक्ट मंगवाएंगे या इंपोर्ट करेंगे। लेकिन इंटरनल ट्रेड में बेसिकली ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इसी देश में रह करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। जब यहाँ का मैन्युफैक्चरर है यहाँ के रिसोर्सेज के साथ वो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट है, इसी देश में हो रहा है, एंड आर मेंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ओके, अब जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है इसी देश में और यहाँ के रहने वाले कंज्यूमर के लिए, तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, इसी देश में प्रोडक्शन हो रहा है और इसी देश में रहने वाले कंज्यूमर के लिए हो रहा है। ओके, अगर यहाँ के कंज्यूमर का जो डिमांड है वो दूसरा देश पूरा कर रहा है, या ट्रेडर जो है वो दूसरे देश से प्रोडक्ट को मंगवा करके यहाँ पर कस्टमर के डिमांड को या नीड्स को पूरा कर रहा है, तो फिर वहाँ पर कस्टम ड्यूटी एज वेल एज इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ओके, अगर ट्रेडर ने ये नहीं किया तो उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल आउट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी देश में उस प्रोडक्ट को बनाना भी होगा और सेल आउट भी करना होगा, ताकि यहाँ के कंज्यूमर के नीड्स को हम क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, इंटरनल ट्रेड एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन अ नेशन। ओके, किस हिसाब से इक्विटेबल यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितना का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एक टारगेट मार्केट के लिए बनाया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन द नेशन के अंदर जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें बैलेंस वे में लेके चलना है, हमें भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। स्पीडली एट रीजनेबल कॉस्ट। देखो, एक ये होता है कि अगर हम लोग अपने ही देश में, इंडिया का जो ट्रेडर है अगर वो इंडिया में रह करके ही किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है या किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो, जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हो तो वो अपना चार्जेस लेगा, आपको फिर कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो जो प्राइस होगा वो जनरली हाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने ही देश में रह करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और सोसाइटी के नीड्स को पूरा करते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर को भी रीजनेबल रेट में यानी आसान, बहुत ही कम से कम दामों में उसे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, वो उसे कंज्यूम भी कर लेगा और नंबर ऑफ कंज्यूमर नीड्स को हम ध्यान में रख करके पूरा कर पाएंगे। लोकल एरिया में जितने, या हम बात करते हैं कि इंडिया में जितने भी ट्रेडर हैं, अलग अलग एरिया में वो लोगों ने अपना बिजनेस को सेटअप किया है। अब अलग अलग एरिया में उन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप किया है, इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो एक टारगेट मार्केट क्या है, अलग अलग एरिया होगा।
तो इस एरिया में जो बिजनेसमैन होगा, जो ट्रेडर होगा, उसके लिए ये टारगेट मार्केट हो गया। इस एरिया में जो ट्रेडर होगा उसके लिए क्या टारगेट मार्केट, ये हो गया। अब वो इस एरिया के डिमांड को पूरा करेगा, ये ट्रेडर इस एरिया के डिमांड को पूरा करेगा। तो जो डिमांड जो है वो ईजिली पूरा हो जाएगा, जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर मार्केट है, तो कन्वीनियंस में आसानी होगा। हम इजी ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ का प्रोडक्शन हाउस का जो प्रोडक्ट है इस मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। कंज्यूमर के डोर टू डोर हम कंज्यूमर तक रीच करवा सकते हैं, या उस एरिया में रीच करवा सकते हैं जहाँ पर गैदरिंग होता है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर का और लार्ज नंबर ऑफ सेलर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स। जो इंडियन ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है जब वो ट्रेड स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। क्योंकि इंडिया का रूल अलग है, यूएसए का रूल डिफरेंट है। तो दोनों ही देशों का जो रूल है, जो ट्रेड पॉलिसी है वो डिफरेंट है। तो दोनों को एक ऐसा पेपर या एग्रीमेंट तैयार कराना होगा जिस पर दोनों एग्री का करें। लेकिन इंडिया में का एक पॉलिसी बनता है, मान लेते हैं ट्रेड पॉलिसी बनाया गया। तो ट्रेड पॉलिसी जब बनाया गया कि जितने भी ट्रेडर हैं उस देश के अंदर या इंडिया के अंदर वो उसी ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो केवल सेलेक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, बाकी सारे ट्रेडर उससे एग्जम्प्ट हैं, उनको छूट मिल गया है, ऐसा नहीं है। अगर एक ट्रेड पॉलिसी बनता है, एक फ्रेम बनाया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो उसमें वो सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं जो उस ट्रेड को करने वाले होते हैं। तो इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको बहुत कम फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, उस लॉ के अंदर आते हैं। तो कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद वो अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर एफ, देयर आर जनरली नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री। ओके, जब हम इंटरनल ट्रेड करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि केवल एक सेलेक्टिव स्टेट के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, या हम लोग एक स्टेट को सेलेक्ट कर लिया, केवल उसी स्टेट में ही कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करेंगे। अगर उस स्टेट में जितने भी कंज्यूमर हैं उनका नीड अगर पूरा हो जा रहा है, उनके रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे हो जा रहे हैं, फिर भी प्रोडक्ट बच रहा है, तो दूसरे स्टेट में सप्लाई कर सकते हैं। उस स्टेट में जहाँ पर उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा कमी हो गया है या वहाँ पे वो प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, तो अगर आप एक स्टेट से लेकर के स्टेट टू स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट में जो प्रोडक्ट मूव ऑन होगा उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। यानी बहुत ज़्यादा लॉज को इम्पोज नहीं किया जाता है, नो रिस्ट्रिक्शंस। ओके, जब दो स्टेट के बीच में अगर लेन देन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो यहाँ पर कोई हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में मंगवाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तब वहाँ पर हमें ड्यूटी पे करना पड़ता है। तब वहाँ पर हमें क्या पे करना पड़ेगा? टैक्सेस पे करना पड़ेगा। अगर हमने टैक्सेस पे नहीं किया तो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पूरे देश में सर्कुलेट करें या पूरे देश में जितने भी कंज्यूमर हैं आप उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। लेकिन जब इसी देश में रह करके एक प्रोड्यूसर इसी प्रोडक्ट को बनाता है तो मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता, वो पूरे देश में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है।
कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, जितना भी है वो सारे जगह जा कर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है और अर्न कर सकता है प्रॉफिट। ओके।